गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उत्तराखंड की हिस्ट्री में आज हम डिस्कस कर रहे हैं कत्यूरी डायनेस्टी को, जिसको हम कत्यूरी राजवंश कहते हैं। और ये जो कत्यूरी डायनेस्टी है, कत्यूरी राजवंश है, इसको हम कहते हैं उत्तराखंड की हिस्ट्री का गोल्डन एरा, यानी उत्तराखंड के इतिहास का गोल्डन एरा। लेकिन किस पॉइंट ऑफ व्यू से? आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कला और बेसिकली जो वास्तुकला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि इनके बनाए हुए टेम्पल्स, इनके बनाए हुए जो श्राइन्स हैं, इनके बनाए हुए जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो आज भी हमारे पास यहाँ पर दिखाई देते हैं। और उनमें से कई ऐसे टेम्पल्स हैं जो आज की डेट में उत्तराखंड में टूरिज्म को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे जो कत्यूरी डायनेस्टी है, इस कत्यूरी डायनेस्टी में हमने कल जो स्लाइड पढ़ी थी उसमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस किए थे, मैं उससे आगे बढ़ रहा हूँ। और अब जो ये कत्यूरी डायनेस्टी आई, इस कत्यूरी डायनेस्टी को हमें कार्तिकेयपुर से लाना है कत्यूर वैली में। मैंने आपको एक किंग का नाम बताया था जिसका नाम था ब्रह्मदेव। क्या नाम था? ब्रह्मदेव कत्यूरी, ब्रह्मदेव। और ये जो ब्रह्मदेव कत्यूरी था, इसको मैंने कहा था कि ये कार्तिकेयपुर एम्पायर का लास्ट पावरफुल रूलर था। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ कार्तिकेयपुर एम्पायर, ठीक है। और ये ब्रह्मदेव कत्यूरी की डेथ के बाद डेफिनेटली वीक सक्सेसर्स आए, कमजोर उत्तराधिकारी आए। और इन्हीं कमजोर उत्तराधिकारियों के आने की वजह से अब कत्यूरियों का बेसिकली जो ये बड़ा एम्पायर था, इसमें डिसइंटीग्रेशन हो गया। इसमें आपका बेसिकली क्या हो गया? डिवीजन हो गया, कई सारे छोटे छोटे ग्रुप्स बन के आए। दूसरी कंडीशन, यहां पर ये जो एम्पायर है, इस एम्पायर के बारे में मैंने तुम्हें ये भी बताया होगा कि एक किंग था जिसका नाम मैंने आपको बताया था सुभिक्ष राजदेव, बताया था। मैं वहीं से लाऊंगा तुम लोगों को, सुभिक्ष राजदेव। और सुभिक्ष राजदेव का एक कोई डिसेंडेंट था, सुन लो, हाँ, सुभिक्ष राजदेव का कोई डिसेंडेंट था जिसका नाम क्या था? नरसिंह देव, ठीक है। उसका कोई वंशज था नरसिंह देव। उसके बारे में बताया जाता है कि उसने कार्तिकेयपुर को देखा कि वो एवलॉन्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, हिमस्खलन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बर्फीले तूफान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा संवेदनशील है। यही रीजन था कि उसने कैपिटल को कत्यूर वैली में शिफ्ट किया। मींस कार्तिकेयपुर से, जोशीमठ के साउथ से उसने कैपिटल बैजनाथ यानी कहां पे ले आया? बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में ले आया। यही रीजन था कि इसको हमने कहा, क्या कहा फिर आपका? कत्यूरीज ऑफ बैद्यनाथ या कत्यूरीज ऑफ बैजनाथ। अब यहां पे जब हमारी क्या गई? कैपिटल आ गई। तो इस कैपिटल के आने के बाद बच्चों कुछ किंग्स आए, ठीक है। इसमें आपका हमने नरसिंह देव के बारे में बताई थी बात, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था आपका किसके बारे में? प्रीतम देव के बारे में, जिया रानी के बारे में। और फाइनली आपका वही किंग जिसकी मैंने सबसे लास्ट में बात की, जिसका नाम था ब्रह्मदेव कत्यूरी, जो कि इस डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर था। यहां तक हमने कल डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे नरसिंह देव के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ही वॉज द रूलर, जो कि क्या था? डिसेंडेंट था सुभिक्ष राजदेव की फैमिली का। उसी ने कैपिटल को शिफ्ट किया। क्यों? क्योंकि सेंसिटिव था इन प्रोस्पेक्टिव ऑफ एवलॉन्च। अब यहां से आते हैं हम आपका एक और रूलर पे, जिसका नाम मैंने कल आपको बताया था प्रीतम देव। ये जो प्रीतम देव है, इस प्रीतम देव के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके कई सारे नाम हैं। प्रीतम देव इज ऑल्सो नोन एज पृथ्वीपाल, पृथ्वीपाल। प्रीतम देव इज ऑल्सो नोन एज प्रीतमपाल, प्रीतमपाल। इसको राय पिथौरा भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि ही वॉज द रूलर जिसने पिथौरागढ़ की जो शोर वैली थी, उस शोर वैली में एक फोर्ट बनवाया, एक किला बनाया। इसी वजह से पिथौरागढ़ नाम आया, ठीक है। और इसको राय पिथौरा के नाम से जाना गया। ये एक बहुत पावरफुल रूलर था। कहां का? बैजनाथ का। और बैजनाथ का जो पावरफुल रूलर था, इसके बारे में कहते हैं कि ये जब आपका 1390 के बाद हरिद्वार आया कुंभ के मेले में, तो कुंभ के मेले में आने के बाद वो हरिद्वार के एक शासक, हरिद्वार का एक किंग जिसका नाम था अमरदेव सिंह पुंडीर, उसके कोर्ट में उसने शेल्टर लिया। उसके कोर्ट में उसने कुछ दिन आपका जो है रुका। और उसी ब्रह्मदेव, ये जो हमारे पास क्या नाम है इसका? अमरदेव सिंह पुंडीर है। अमरदेव सिंह पुंडीर की जो डॉटर थी, जिसका नाम क्या बताया था मैंने? मौला देवी, ठीक है। उससे उसने बेसिकली शादी का प्रपोजल रखा, जिसको अमरदेव सिंह पुंडीर ने रिफ्यूज कर दिया। जब वो रिफ्यूजल हुआ तो डेफिनेटली वो फिर कहां चला गया? कत्यूर वैली चला गया। लेकिन इसी बीच में 1398 में, 1398 में तैमूर लंग का इन्वेजन हो गया दिल्ली पे। तो दिसंबर में जब तैमूर लंग का इन्वेजन हुआ दिल्ली पे, तो उसके बाद उसने दिल्ली में प्लंडरिंग की। दिल्ली में आपका लूटिंग प्लंडरिंग करने के बाद उसने आपका जो है मेरठ को टारगेट किया। और मेरठ को टारगेट करने के बाद वो हरिद्वार पहुंच गया। अभी हमें पता कैसे चला? ये पता चला हमें यहाँ पर जिया रानी की जो आपका क्या है, एक फेमस स्टोरी है।
जिया रानी का जो फेमस आपका क्या है, यहाँ पे आपका पवाड़ा है, भड़, जिसको हम हीरोइक आपका क्या कहते हैं, स्टोरी कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग 1398-99 में हरिद्वार वाज प्लंडर्ड बाय अ फेमस रॉबर तैमूरलंग। तैमूरलंग का इन्वेजन हुआ। अब जब तैमूरलंग का इन्वेजन हुआ बच्चों, तो इस तैमूरलंग के इन्वेजन के साथ क्या हुआ, इस तैमूरलंग के इन्वेजन के साथ अब अमरदेव सिंह पुंडीर की जब डिफीट नजदीक दिख रही थी हमें, उसी बीच में प्रीतम देव ने किसको भेज दिया, अपने आपका किसी कजन को भेज दिया, कई लोग भतीजा बताते हैं, जिसका नाम था ब्रह्मदेव। वही ब्रह्मदेव जो सबसे डेस्पोटिक रूलर था। अब प्रीतम देव ने जब उसको भेजा, किसको, ब्रह्मदेव को, तो उसने किसकी मदद की, यहाँ पे अमरदेव सिंह पुंडीर की मदद की। और अमरदेव सिंह पुंडीर की मदद का मतलब था डेफिनेटली अब फ्यूचर में उसी आपका एक तरह से मदद का उसने क्या दिया, उसको प्राइज दिया, और वो प्राइज था अपनी डॉटर की मैरिज किसके साथ कर देना, प्रीतम देव के साथ कर देना। तो प्रीतम देव के साथ मैरिज हो गई। अब प्रीतम देव के साथ मैरिज होने के बाद जो ये मौला देवी थी हरिद्वार की कनखल की, ये कहां पहुंच गई, कत्यूर वैली में। कत्यूर वैली में जब पहुंची, तो कत्यूर वैली में पहुंचने के बाद डेफिनेटली कुछ साल ये प्रीतम देव के साथ रहेगी, लेकिन डिस्प्यूट्स हुए बीच में, इनके रिलेशन खराब हुए, और इसी बीच में एक अपना बेटा जो हुआ उसका, जिसका नाम था दुला शाह या दुला धाम शाह, इसके साथ ये कहां पहुंच गई, हल्द्वानी के पास रानी बाग, काठगोदाम का नाम सुना होगा, काठगोदाम के पास ही है रानी बाग। वहां पर गौला रिवर के बैंक पे इसने अपनी छोटी सी एक आपका टेरिटरी बना ली, इतना ध्यान रखना है। अब ये जो आपका मौला देवी है, इस मौला देवी को जब तुर्कों ने देखा कि ये अकेली है, तो तुर्कों ने इसको रेगुलर अटैक किया। तो 1414 तक तुर्कों के साथ इसका क्लैश होता है, ठीक है। बट जब 1414 में तुर्कों का एक बड़ा हमला होगा, किसके ऊपर, जिया, इस मौला देवी के ऊपर, तो अब प्रीतम देव उसकी हेल्प करने आएगा, और उसी हेल्प के बाद तुर्कों को डिफीट देने के बाद प्रीतम देव, मौला देवी और अब उसका बेटा दुला शाह कहां पहुंच गए, कत्यूर वैली पहुंच गए। कुछ टाइम के बाद बताते हैं कि प्रीतम देव की आपका हत्या कर दी गई, मर्डर कर दिया गया उसी के बेटे दुला धाम शाह के द्वारा, और फाइनली फिर किंग कौन बना, दुला शाह बना, ठीक है। और उसकी जो गार्जन थी, वो गार्जन कौन थी, उसकी माँ थी मौला देवी। तो मौला देवी के बारे में कहते हैं कि एक सॉफ्ट स्पोकन क्वीन थी, यानी एक मृदुभाषी क्वीन थी, है ना। ये जो आपका मौला देवी थी, एक बहुत डिप्लोमेटिक आपका लेडी थी, कूटनीतिक जिसको हम कहते हैं, कूटनीतिज्ञ थी, और साथ में आपका जो है वॉर आर्ट्स में आपका निपुण थी, युद्ध कला में भी आपका पारंगत थी। तो अपनी उसी मृदु भाषा से, अपनी उसी वॉर आर्ट से, उसी डिप्लोमेसी से ये कुमाऊं में बहुत ज्यादा फेमस हो गई, और उसी में, उस डिप्लोमेसी में उसने कई किंग्स को डिफीट देने का काम किया अपने बेटे के साथ, और किसके नाम से फेमस हो गई, जिया रानी के नाम से फेमस हो गई। जिया रानी का मेला आज भी कहां पर लगता है, रानी बाग में, गौला रिवर के बैंक पर लगता है हर साल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो नेक्स्ट किंग आया, ठीक है, वो हमारे पास था दुला शाह या दुला धाम शाह, ठीक है। और दुला शाह, दुला धाम शाह कौन था, जिया रानी का, प्रीतम देव का बेटा था। अब ये जो दुला शाह था, दुला शाह, और इसकी जो पत्नी थी उसका नाम क्या बताया था मैंने, धर्मा देवी। ये क्या थे, चाइल्डलेस थे, यानी संतानहीन थे, ठीक है। संतानहीन आपका दंपति थे। इसी तरह से हमारे पास पिथौरागढ़ में शौका एक क्या था, ग्रुप था, और शौका ग्रुप का एक ट्रेडर था, व्यापारी था, जिसका नाम था सुनपति शौका, सुनपति शौका। और इसकी जो पत्नी थी, इसकी जो वाइफ थी, उसका नाम था गांगुली। ये भी आपका चाइल्डलेस कपल्स थे। तो मतलब दो चाइल्डलेस कपल्स आ गए हमारे पास। तो अब ये जो चाइल्डलेस कपल्स हैं, ये आपका कहाँ आएंगे, ये आएंगे बागेश्वर। और बागेश्वर का कौन सा मंदिर बताया था मैंने, बागनाथ मंदिर बताया था। बागनाथ टेम्पल में इन्होंने आपका क्या किया, फिर एक वर्शिप की, और उसी वर्शिप के बाद इन दोनों ने डिसाइड किया, क्योंकि मैंने कहा ना कि दोनों की गैदरिंग हुई होगी, उस गैदरिंग में उन्होंने डिसाइड किया कि इनके फ्यूचर में उनके चाइल्ड होंगे, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ आपका मैरिज कर देंगे। कहते हैं कि कुछ सालों के बाद उनके बच्चे हुए। तो यहाँ पे हमारे पास जो शौका ट्रेडर था, सुनपति शौका और गांगुली, इनकी जो आपका बेटी हुई, उसका नाम मैंने राजुला बताया था आपको, राइट। यहाँ पे दुला दाम शाह और धर्मा देवी का जो बेटा था, उसका नाम था मालू शाह, मालू शाह। और मालू शाह के साथ एक और बेटा था, जिसका नाम था लामड़ शाह, ठीक है। कहते हैं कि फिर ये बागेश्वर में गए, और बागेश्वर में जाके इन्होंने आपका फिफ्थ डे, बर्थ के फिफ्थ डे बागेश्वर में जाके उन्होंने प्रॉमिस पूरा किया। उन्होंने डिसाइड किया कि जैसे ही एडल्ट होंगे, ठीक है, वयस्क होंगे, इनकी शादी कर दी जाएगी, और फिर ये अपने अपने रास्तों पे चले गए, ठीक है। तो वहीं से बच्चों हमारे पास डिसाइड हुआ था कि मालू शाह की मैरिज किसके साथ होगी, राजुला के साथ होगी। तो राजुला मालू शाह की एक फेमस लव स्टोरी है, इटर्नल लव स्टोरी है उत्तराखंड की। उसी पे क्वेश्चन आते हैं। स्टोरी मैं कल पूरी बता चुका हूं तुम लोगों को, मैं स्टोरी पे नहीं जाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि राजुला मालू शाही इज अ इटर्नल लव स्टोरी ऑफ उत्तराखंड।
अ बैटेलियन स्टोरी ऑफ उत्तराखंड, इस तरह से पूछता है। तो ध्यान रखना, एक पवित्र प्रेम गाथा है ये भारतीय इतिहास की, उत्तराखंड के इतिहास की, कई बार एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन और क्या पूछता है, एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि क्या है। दूसरा, राजुला मालुशाही की इटर्नल लव स्टोरी के अकॉर्डिंग हु वाज द फादर ऑफ राजुला, ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, सोनपति शौका, एंड ही वाज फ्रॉम अ कम्युनिटी जिसका नाम है शौका। और शौका कौन होते हैं, भोटिया ग्रुप होता है। बेसिकली क्या करता है, ट्रेड करता है, व्यापार करता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। यहां तक हमने डिस्कस किया था। इसी डिस्कशन के बाद अब आते हैं आपका नेक्स्ट पे, ये हमने डिस्कस किया, कल नहीं किया, ये हमारे पास ब्रह्मदेव, राइट। अब ब्रह्मदेव की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो ब्रह्मदेव हम कहते हैं कि कत्यूरियों की जो आपका ये कौन सी ब्रांच थी, रणचूला कोट की ब्रांच थी, बैजनाथ की जो ब्रांच थी, वहां का लास्ट पावरफुल रूलर था, वहां का लास्ट पावरफुल रूलर था। ठीक है, हम यहाँ पे इतना जरूर कहेंगे कि इस डायनेस्टी का पतन होने वाला है, इस डायनेस्टी का डिक्लाइन होने वाला है, लेकिन इस डिक्लाइन से पहले जो सबसे पावरफुल रूलर था यही था। लेकिन इसका मतलब, डिक्लाइन का मतलब ये नहीं होता कि जड़ से खत्म हो जाना। हमें फ्यूचर में भी कत्यूरी दिखेंगे, लेकिन एज अ क्लैन, एज अ ग्रुप दिखेंगे, छोटे छोटे ग्रुपों में दिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे ब्रह्मदेव कत्यूरी की अगर मैं बात करता हूं, तो मैंने कहा ब्रह्मदेव कत्यूरी वॉज द लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ कत्यूरीज, या कत्यूरियों का लास्ट जो रूलर था वो कौन था, ब्रह्मदेव कत्यूरी था। और इस ब्रह्मदेव कत्यूरी के कुमाऊं में आज भी कुछ जागर्स में नाम मिलता है। कुमाऊं में जो जागर्स हैं, कंथापुरी जागर्स जिनको हम कहते हैं, उन कंथापुरी जागर्स में इस ब्रह्मदेव को वीरमदेव, ठीक है, इसके बाद आपका वीरदेव और वीर सिंह के नाम से बुलाया गया है। तो वीरदेव, वीरमदेव, वीर सिंह के नाम से डिस्क्रिप्शन मिलता है किसमें, उत्तराखंड की लोक गाथाओं में, फोक टेल्स में, और उत्तराखंड के जो कुमाऊनी जागर्स हैं उनमें। इस व्यक्ति के बारे में बात पता चलती है ब्रह्मदेव कत्यूरी के बारे में, कि इस ब्रह्मदेव कत्यूरी ने चंपावती गढ़ का नाम सुना होगा, चंपावत का नाम सुना है, चंपावत एक फोर्ट था, चंपावत गढ़ का आपका एक क्या हुआ था, एक पावरफुल आपका किंग था जिसका नाम था विक्रमचंद। इस ब्रह्मदेव कत्यूरी ने इस विक्रमचंद को डिफीट दी, और विक्रमचंद जो खुद को क्या कहता था, विक्रमादित्य कहता था, उसको डिफीट देने के बाद उसने चंपावती गढ़ को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। मींस ब्रह्मदेव कत्यूरी वाज द रूलर फ्रॉम रणचूला कोट बैजनाथ हु डिफीटेड अ फेमस रूलर ऑफ चंपावती गढ़, ठीक है, नेम्ड विक्रमचंद, जिसको आपका किसके नाम से बुला रहे थे, विक्रमादित्य के नाम से भी बुला रहे थे। ठीक है, पावरफुल रूलर था। आपने नाम सुना होगा ब्रह्मदेव मंडी का नाम सुना है, ब्रह्मदेव मंडी का नाम सुना है, टनकपुर का नाम सुना है, रिवर सिस्टम पढ़ा था। तो रिवर सिस्टम में मैंने आपको बताया था ना कि काली नदी जब आती है टनकपुर चंपावत में, तो टनकपुर चंपावत के बाद रिवर इज नोन एज शारदा। तो मैंने आपको एक जगह का नाम बताया था ब्रह्मदेव मंडी। वो ब्रह्मदेव मंडी को स्टैब्लिश करने वाला जो पर्सन था वो भी आपका ये ब्रह्मदेव कत्यूरी था, ठीक है। और इसने ब्रह्मदेव जो ये मंडी बनाया ना एरिया, ठीक है, इस ब्रह्मदेव मंडी को बनाने के बाद इसको ट्रेड सेंटर की तौर पर आपका डेवलप किया, यानी एक आपका व्यापारिक केंद्र की तरह आपका उसको विकसित करने का काम किया। ये जो ब्रह्मदेव कत्यूरी था, इस ब्रह्मदेव कत्यूरी के बारे में बताते हैं कि एक बहुत ही डेस्पोटिक रूलर था, एक बहुत ही निरंकुश शासक था। ये एक ऐसा शासक था जिसने अपनी प्रजा पर टैक्स लगाए, ठीक है, ये एक ऐसा शासक था जिसने अपने सब्जेक्ट्स पर टैक्स लगाने के साथ साथ उनको स्लेव्स की तरह ट्रीट किया, उनको दासों की तरह ट्रीट किया। तो सोचो कि मैं तुम्हें दासों की तरह ट्रीट करूंगा तो तुम रिएक्ट करोगे ना, रिटेलिएट करोगे, और अगर रिटेलिएट करोगे तो तब हो सकता है कि तुम में से कोई मेरा मर्डर भी कर दे, राइट। तो अब अपनी पब्लिक के बीच में, अपनी प्रजा के बीच में बहुत ज्यादा क्या हो गया, इनफेमस हो गया, बहुत ज्यादा आपका क्या हो गया, वो एक तरह से आपका जो है यहाँ पर कहता ना, हिंदी में क्या कहेंगे इनफेमस होने को, है? प्रसिद्ध होना अलग चीज होता है, कुख्यात होना, है ना, ये भी कह सकते हो। तो ये आपका जब इनफेमस हो गया वहां पे अपनी पब्लिक के बीच में, तो अब एक चीज और ध्यान रखना है कि इसने एक बहुत बड़ा काम और किया, जिसकी वजह से अब इसको कहते हैं कई लोग कि एक चरित्रहीन शासक भी था। कहते हैं कि इसकी जो आपका सगी मामी थी जिसका नाम था तीला, पूरा नाम था तिलोत्तमा, जिसने इसको आपका पाल पोसकर बड़ा करने का काम किया, उसके साथ आपका जबरन मैरिज कर ली, जबरदस्ती आपका मैरिज कर ली। दैट्स व्हाई ही इज नोन एज, ठीक है, अ किंग, जो कि आपका क्या था यहाँ पर कैरेक्टरलेस किंग भी था। तो अपनी ही मामी के साथ आपका बेसिकली क्या कर दी, फोर्सफुल मैरिज कर ली तिलोत्तमा के साथ, तीला के साथ, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फिर आपका जो है इनफेमस हुआ, बहुत ज्यादा बदनाम हो गया। और इसी बदनामी में अब मैंने कहा ना कि तुम पे आपका क्या कर रहा हूं मैं, तरह तरह के टैक्सेस लगा रहा हूं, मैं तुम्हें आपका प्रजा की तरह ट्रीट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं चलो भाई मेरे को जो है क्या करना है, घंटाघर घूमने जाना है, मेरे को धर्मपुर घूमने जाना है, मेरे को डोले में लेके चलो, डोला पालकी समझते हो ना, है ना। तो अब यहाँ पे पालकी में जा रहा है भाई साहब, मतलब इसको पालकी में उठा के इसके कैनीज लेके जा रहे। कैनी का मतलब होता था स्लेव दास,
है ना। अब देहरादून की भरी गर्मी में तुम जो है बेसिकली क्या करो, यहाँ पे जून के महीने में मेरे को पालकी में लेके जाओगे, है ना, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे डिहाइड्रेशन से मारे जाओगे, तुम मारोगे मरोगे या फिर मेरे को मारोगे। तो वो फ्रस्ट्रेशन आपका इसकी पब्लिक ने भी दिखाई, ठीक है। एक आपका जो है बेसिकली इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में दिखाया कि इस दास्ता से बेटर है कि या तो खुद मर जाओ या राजा को मार दो। तो कहते हैं कि अब ये जो लॉबिंग हुई, इसी लॉबिंग में जब ये आपका क्या कर रहा था, नगर भ्रमण पर जा रहा था, अपनी आपका किंगडम की तरफ जा रहा था, किस पे, पालकी में बैठ के, तो इसके जो कैनीज थे, इसके जो दास थे, उन दासों ने इसको क्या कर दिया, उस पालकी के साथ आपका जो है पहाड़ पे कूद गए। राजा भी खत्म और वो आपके जो कैनी भी थे वो भी खत्म। लेकिन एक चीज हो गई कि दास्ता से मुक्ति मिल गई उनको, ठीक है। जो बेसिकली वो क्या कर रहे थे, जो उनपे आपका जो है वो बहुत ही डेस्पोटिक तरीके से रूल कर रहा था, उनसे उनको फ्रीडम मिल गई, यहां तक कि कत्यूरियों से भी फ्रीडम मिल गई। तो ये हमारे पास इस एम्पायर का लास्ट पावरफुल रूलर था जिसपे क्वेश्चन आता है। अब यहां से कत्यूरियों की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा आगे आते हैं हम, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है यहाँ पर, और इस इंपॉर्टेंट स्लाइड को जनरली हम उसमें नहीं, प्री में नहीं दिखाते, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा रहा हूं यहाँ पर कि हम कह रहे हैं कि कॉजेज ऑफ द फॉल ऑफ द एम्पायर, यानी कत्यूरी राजवंश के पतन के कारण। क्या लगता है आपको कि कत्यूरी राजवंश के पतन के कारण क्या रहे हैं? ऑप्रेसिव रूल, ठीक है, बाय ब्रह्मदेव कत्यूरी, ठीक है, मान लिया। और पॉलिसीज, ठीक है, आप बताओ। ये तो बहुत आसान है, आप ये सोचो ना कि कहा ना मैंने कि जो बहुत अच्छा होता है कोई पढ़ने में, उसका बोर्ड का रिजल्ट आया ना बोर्ड का, तो बोर्ड में जिनके आपके परसेंटेज बहुत ऊपर आए उनके तो बोर्डों में नाम दिख रहे हैं, लेकिन बाकियों को कौन पहचान रहा है। तो यहाँ पे भी अगर मैं कंडीशन की बात करता हूँ कि किसी भी एम्पायर का अगर डिक्लाइन होता है, यानी उसका पतन होता है, तो उस पतन का सबसे बड़ा रीजन होता है कि जो वीक सक्सेसर्स आते हैं, कमजोर उत्तराधिकारी आते हैं, कमजोर उत्तराधिकारी आए, चरित्रहीन उत्तराधिकारी आए, डेस्पोटिक रूलर आ गए, निरंकुश शासक आ गए, ठीक है। अटैक्स भी तो थे, कई लोगों के अटैक भी होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ जो रीजंस निकल के आ रहे हैं, इन रीजंस के बारे में डेफिनेटली तुमने आपका पढ़ा भी होगा। जैसे हमने कहा कि अनवर्थी सक्सेसर्स, ठीक है, यानी आपका वो सक्सेसर्स जिनको हम वीक सक्सेसर्स कर रहे हैं, यानी आपका वो आपका कहीं ना कहीं क्या, इनके जो कहेंगे ना कि डिसेंडेंट ही कहेंगे इनको, ठीक है। तो ये जो डिसेंडेंट थे ये अनवर्थी थे, ये वीक थे, और अनवर्थी वीक सक्सेसर्स जब आते हैं तो डेफिनेटली फिर क्या होता है, आपका इंटरनल कॉन्स्पिरेसी होती है, आंतरिक षड्यंत्र होते हैं। तो आंतरिक षड्यंत्र होने लगे, जब आंतरिक षड्यंत्र होने लगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका जो है कहीं ना कहीं क्या हो गया, पॉलिटिकली डिसइंटीग्रेशन हुआ। मैंने कहा ये क्लास है, इस क्लास में 25 बच्चे हैं, है ना, और ये 25 बच्चे एक ही किंगडम के साथ रूल कर रहे थे, लेकिन आपने देखा कि मैं कमजोर उत्तराधिकारी हूँ, तो आपने कहा छोड़ो यार इसको, एक काम करते हैं, खुद इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं। तुम लोगों ने अपनी अपनी आपका क्या कर दिया, आपका लॉबिंग करनी स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे जब अनवर्थी सक्सेसर्स आए तो इन अनवर्थी सक्सेसर्स की वजह से क्या हुआ, इंटरनल कॉन्स्पिरेसी हुई। इसी इंटरनल कॉन्स्पिरेसी की वजह से पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हुआ, यानी आपका जो सोसाइटी थी, जो आपका किंगडम था, वो टूट गया। और उसके टूटने की वजह से हर आपका सेनापति जो आपका किंग के सुपरविजन में काम कर रहा था, वो राजा की तरफ बिहेव करने लगा, राइट। आगे अगर मैं आता हूं तो यहाँ पे इकोनॉमिक और आपका मिलिट्री वीकनेस, ये कैसे आ गई बताओ। ठीक है, हमने कहा अनवर्थी सक्सेस से इंटरनल कॉन्स्पिरेसी हुई, पॉलिटिकल आपका डिसइंटीग्रेशन भी हो गया इसी वजह से, लेकिन इकोनॉमिक और मिलिट्री आपका वीकनेस कैसे हुई? हैवी टैक्सेस, तो अब हैवी टैक्स जब ले रहे थे तो हैवी टैक्सेस से तो इकोनॉमी में आपका बूम आना चाहिए ना, राजा की कंडीशन तो बेटर हो सकती है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ कि हमारा प्रशासन ही खत्म हो गया? इसलिए हो गया, आंतरिक कलह की वजह से आपका कहीं ना कहीं क्या हो गया, जो टैक्स तो ज्यादा ले रहे थे, टैक्सेशन कम हो गया। तुम्हें पता है इंडिया में कर वंचना सबसे ज्यादा क्यों होती है, टैक्सेशन की चोरी क्यों होती है ना, क्योंकि लूप होल्स बहुत छोड़े हुए हैं। टैक्स की अगर ऑप्टिमम लिमिट हो, जिसको देना बहुत आसान हो सबके लिए, सब देते हैं, लेकिन जब टैक्स के दायरे बढ़ जाते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, फिर आपका कर चोरी करते हैं, कर वंचना करते हैं। आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे, है ना, जिसको ऋषिकेश जाना है वो प्रेफर करते होंगे कि हम कहां से जाएं, या तो दुधली से होते हुए जाएं या फिर कहां से जाएं, ये आपका थानू भोगपुर है वहां से। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि बीच में मैं जाऊंगा तो बीच में आपका 210 रुपए आने का, 210 रुपए जाने का, उससे बढ़िया मैं गाड़ी में तेल नहीं भराऊंगा, है ना, और ब्यूटी का आनंद भी लूंगा, आपका ग्रीनरी का आनंद भी लूंगा। करते हैं लोग ऐसे, क्यों? क्योंकि हैवी टैक्सेस हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपका इकोनॉमिक और मिलिट्री आपका वीकनेस इसलिए भी कह सकते हैं हम कि एक तो आपका क्या हो गया, पहले क्या होता था, किंग एक था, उस किंग के पास एक बहुत बड़ी आर्मी भी तो थी। अब उस आर्मी को आपका रेगुलेट करने के लिए कई सारे ऑफिसर्स भी रहे होंगे, यहां तक कि किंग जो कि आपका यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी के थ्रू वर्क कर रहा था, ही वाज असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। राजा को असिस्ट करने के लिए एक आपका क्या थी, हमारे पास यहाँ पर मंत्री परिषद थी, उस मंत्री परिषद में कई सारे मेंबर्स रहे होंगे।
तो अब जब मंत्री परिषद थी, आर्मी थी, बहुत बड़ी आर्मी थी, तो जब तुम्हारा किंगडम पूरा टूट गया तो क्या उस आर्मी के लिए सैलरी देना पॉसिबल होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो जब सैलरी देना पॉसिबल नहीं होगा तो मिलिट्री वीक पड़ेगी, क्यों? क्योंकि बड़ी आर्मी फिर छोटी होगी। ठीक है, और इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगे, आर्थिक आपका जो है कहीं ना कहीं क्या होगी, यहाँ पे तंगी आएगी, जिसकी वजह से ये किंगडम आपका और नीचे चला गया। और रही कई कसर आपका क्या कर दिया, आउटसाइडर्स ने पूरी कर दी। यानी जो इन्वेडर्स थे, नेपाल के, तिब्बत के जो इन्वेडर्स थे, वो लगातार अटैक करते थे उत्तराखंड में। अगर हम लास्ट स्लाइड देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सटर्नल इन्वेजन्स, यानी आपका बाह्य विद्रोह। और इन बाह्य विद्रोह में अगर मैं बात करता हूं तो आपने मल्ल डायनेस्टी का नाम सुना होगा, अशोक चल्ल मल्ल का नाम सुना होगा। ठीक है, आपने अनेक मल्ल का नाम सुना होगा, आपने क्राचल्य देव का नाम सुना होगा। ये नेपाल के किंग्स थे, इन्होंने आपका अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने अटैक किया तो इन कमजोर उत्तराधिकारियों को, ये जो वीक डिसेंडेंट्स थे, इनको डिफीट दी। और इनको डिफीट देने के बाद जो भी आपका यहाँ पे मनी थी, पैसा था, इकोनॉमी थी, वो लूट के कहा ले गए, नेपाल ले गए। तो ये हमारे पास जो है क्या है, इसका डिसइंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा रीजन निकल के आता है। अब मेरे पास यहाँ से जो नेक्स्ट स्लाइड है बच्चों, ठीक है, और यहाँ से लास्ट तो खैर हम बाद में देख लेंगे। अब है कत्यूरी आपका एडमिनिस्ट्रेशन। कत्यूरी एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो आप इसको ऐसे समझ लो कि कत्यूरी से पहले अगर मैं देख रहा हूं तो कौन से एडमिनिस्ट्रेशन आ चुके थे यहाँ पर। इससे पहले कौन आया था? पर्वताकार था। पर्वताकार ब्रह्मपुर पे जो काम कर रहा था। चलो वो तो उत्तराखंड में है। नेशन की बात करते हैं, कंट्री में कौन कौन से किंगडम्स थे जो इनसे पहले आ चुके थे? मौर्यंस आ चुके थे, गुप्त आ चुके थे, हर्षवर्धन आ चुका था। तो मौर्य हो गए, हर्ष हो गया, ठीक है, और गुप्ताज हो गए। इनकी जो पॉलिसीज थी वो क्या थी? सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी, केंद्रीकरण की नीति थी ना। तो इसका मतलब है जब आपके पास एग्जांपल्स बड़े सेट हो जाते हैं तो उन्हीं बड़े एग्जांपल्स को हम भी फॉलो करते हैं। यही रीजन था कि कत्यूरियों के एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखते हैं कि दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, जिसको उन्होंने किससे अडॉप्ट किया था? मौर्यों से और गुप्तों से अडॉप्ट किया। तो मौर्यों की और गुप्तों की सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी को अगर इंप्लीमेंट किया उन्होंने, केंद्रीकरण की नीति को अगर इंप्लीमेंट किया उन्होंने, तो ये बताओ कि मौर्यों में आपका सबसे बड़ा सर्वे सर्वा कौन था? ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का चीफ कौन था? राजा था। तो इसका मतलब है आपका, हम कहेंगे कि ये जो आपका कत्यूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, इस कत्यूरी एडमिनिस्ट्रेशन में किंग और किंगशिप के इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है, इन्होंने सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया। और सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हुए, केंद्रीकरण की नीति का इंप्लीमेंटेशन करते हुए मौर्यों को फॉलो किया, गुप्तों को फॉलो किया और राजा को अपना सर्वोच्च अधिकारी माना। किंग वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ही वॉज द लैंड ऑफ द लॉर्ड, वो भूमि का स्वामी भी था, राइट। और ही वॉज द लास्ट जज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। जब कहीं जस्टिस नहीं हो पा रहा था तो उस जस्टिस में लास्ट जस्टिस जो दे रहा था वो भी कौन दे रहा था? वो किंग दे रहा था, राइट। हम आगे डिस्कस करेंगे अभी इसको। नेक्स्ट हम देखते हैं कैबिनेट। हम कह रहे हैं कि ये जो आपका किंग था, इस किंग ने आपका एक टाइटल लिया था, परम भट्टारक महाराजाधिराज। दे ऑल्सो गॉट द टाइटल ऑफ क्या? गिरिराज चक्र चूड़ामणि। शुरू के जो 8 राजा थे उन्होंने गिरिराज चक्र चूड़ामणि का टाइटल है। गिरि का मतलब होता है पर्वत, पर्वतों पर राज करने वाले शासक थे ये, ठीक है। तो इन लोगों ने आपका जो है इंडिपेंडेंटली आपका क्या किए? आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइटल्स लिए। और उन टाइटल्स को लेने के साथ ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस को, ब्राह्मणवादी प्रथाओं को आपका क्या किया? उन्होंने प्रमोट किया। ब्राह्मणवादी प्रथाओं को प्रमोट किया तो इसका मतलब है ब्राह्मण्स को रॉयल प्रोटेक्शन दिया होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो किंग था, ही वाज नॉट डेस्पोटिक, किंग निरंकुश नहीं था। और किंग अगर निरंकुश नहीं था तो किंग को आपका क्या करने के लिए? कंट्रोल करने के लिए, किंग को सजेशन देने के लिए एक आपका क्या थी? यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी। क्या थी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, यानी आपका क्या थी? मंत्री परिषद थी, जो मंत्री परिषद राजा को सलाह देने का काम कर रही थी और राजा उस मंत्री परिषद की सलाह पर काम करने का काम कर रहा था। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कैबिनेट में कौन कौन से लोग थे हम आगे देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिविजन्स थे मैं आपको बताता हूं अभी, ठीक है। मिलिट्री जस्टिस क्या था, और इसके बाद हमारे पास सोसाइटी क्या थी, और लास्ट में हमारे पास क्या? इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या क्या चीज हो रही थी वो सारी चीजें मैं डिस्कस करता हूं। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन पे आ जाओ। देखो पहला पार्ट तो मैंने बता दिया, किंग और किंगशिप, ठीक है। यहाँ पे इस पे आ रहा हूं मैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन पे। बहुत छोटा सा पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो भारत क्या है? एक देश है, ठीक है। यानी हमारा अगर ये देश की बात करूं तो इसमें सबसे बड़ी यूनिट हमारा देश ही तो हो गया है। और इसमें आपका हमारा देश का राजा कौन है? राष्ट्रपति है, लेकिन नॉमिनल है। एक्चुअली पावर तो किसके पास है? पीएम के पास है और उसकी कैबिनेट के पास है। तो यहां पे ऐसा नहीं था। यहां पे हमारे पास किंगडम एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी यूनिट थी, यानी स्टेट किंगडम की सबसे बड़ी यूनिट थी। यही लिखा होगा यहाँ पे, देखो
इस चार्ट को तुमने ऐसे ही बनाना है और इस चार्ट को बनाने के बाद आधा काम तुम्हारा ऐसे ही खत्म हो जाएगा। मैंने कहा कि कत्यूरी किंगडम में, कत्यूरी एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास जो सबसे बड़ी यूनिट थी, ठीक है, वो थी आपका स्टेट यानी आपका किंगडम। क्या थी? स्टेट। सबसे बड़ा आपका जो क्या था हमारे पास, क्या था? प्रशासन का जो ग्रुप था वो क्या था? स्टेट था, राज्य था यानी किंगडम था। और इसका चीफ कौन था? किंग था। किंग वाज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। किंग वाज द रियल जज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ही वाज द लैंड ऑफ द लॉर्ड। यहां तक कि मैंने कहा एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जुडिशियल। और हमारे पास कौन सी पावर? जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो सारी राजा के पास थी, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शक्तियां किसके पास थी? राजा के पास थी। राइट। अब ये जो राजा था, इस राजा का ऐसा तो नहीं था कि हर जगह राजा ही काम करेगा। राजा के नीचे यानी आपका राज्य के नीचे, स्टेट के नीचे जो आपका सेकंड हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी उसका नाम था प्रोविंसेस। इनको आज की डेट में तुम क्या कहते हो? राज्य कहते हो, ठीक है, या फिर प्रांत भी कहते हो, ठीक है। राज्य के नीचे क्या था? प्रांत था। या देश के नीचे क्या था? प्रांत था। या किंगडम के नीचे क्या था? प्रांत था, जिसको हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में प्रोविंस कह देते हो, स्टेट कह देते हो, या फिर आपका क्या कहते हो? तो प्रांत कह देते हो, राज्य कह देते हो। अब ये जो प्रांत था, ये प्रांत थोड़ी कह रहे थे इसको, ये प्रोविंस थोड़ी कह रहे थे इसको, ये तो क्या कहते थे? जय कुल भुक्ति। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि कत्यूरी एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोविंसेस को किस नाम से डिस्क्राइब किया गया है? जयकुल भुक्ति के नाम से डिस्क्राइब किया गया है। और इस जयकुल भुक्ति का जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था उसका नाम था उपरिक या उपरिक, ठीक है। जयकुल भुक्ति का जो क्या था यहां पर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था उसका नाम क्या था? उपरिक। अब यहां से ये जो जयकुल भुक्ति थी, इस जयकुल भुक्ति को यानी प्रांतों को यानी राज्यों को किसमें बांटा गया था? इनको बांटा गया था आपका डिस्ट्रिक्ट्स में, आज के डिस्ट्रिक्ट्स, लेकिन उस टाइम कहते थे विषय, और विषय से आपका चीफ निकलता है विषयपति, ठीक है। तो राज्यों को, जयकुल भुक्ति को डिफाइन किया, डिवाइड किया इन्होंने किसमें? आपका डिस्ट्रिक्ट्स में, जिनको ये विषय के नाम से बुलाते थे। और इस विषय का कौन था? विषयपति था। अब ये जो विषय थे, इन विषयों में कुछ एग्जाम्पल अगर आप देख सकते हो तो तंगण, ऐशाल, अंतरांग, कार्तिकेयपुर और मायापुर हाट, ये कुछ आपका डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे। ये 1 2 3 4 5 आपका डिस्ट्रिक्ट्स थे जो बहुत पावरफुल हुआ करते थे उस टाइम पे। ये आपको ध्यान रखना है। एडमिनिस्ट्रेशन की जो सबसे छोटी यूनिट थी, आज भी सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? आपका विलेज यानी गांव। और गांव को क्या कहते थे? पल्लिका। गांव को क्या कहते थे? पल्लिका। और इस पल्लिका का जो चीफ था उसका नाम था ग्रामपति, ठीक है। कई जगह उसका नाम मिलता है आपका महत्तर, कई जगह नाम मिलता है महत्तम। तो महत्तर, महत्तम या ग्रामपति कौन थे? ये पल्लिका यानी विलेज के चीफ हुआ करते थे, यानी आपका गांव का एडमिनिस्ट्रेशन देखने का काम किया करते थे। ये हमारे पास एक छोटी सी स्लाइड और हो गई, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की बात करूं तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? आप सीधा बोलोगे कि कत्यूरी प्रशासन में साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? राज्य थी। राज्य का प्रमुख आपका राजा था, और राजा भूमि का स्वामी भी था। राजा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का प्रमुख था, ठीक है। वो निरंकुश नहीं था, ठीक है। और उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको आपका क्या करने के लिए, मेंटेन, उसको आपका बेसिकली क्या करने के लिए, उसको जो है आपका लुक आफ्टर करने के लिए, उसको देखरेख करने के लिए क्या थी? एक हमारे पास कैबिनेट मिनिस्टर थी, यानी आपका राज्यों की परिषद थी, ठीक है, या मंत्री परिषद थी, राइट। अब इस स्टेट को हमने बांटा जयकुल भुक्ति में। मैंने कहा राज्य को बांटा गया था जयकुल भुक्ति में। जयकुल भुक्ति आज के, जिन्हें आजकल आज वर्तमान में क्या कहा जाता है? प्रोविंसेस कहा जाता है, प्रांत कहा जाता है। उसका प्रमुख कौन था? आपका उपरिक था। इस जयकुल भुक्ति को बांटा गया था डिस्ट्रिक्ट्स में, जिनको आपका विषय में, जिनको आज की डेट में हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। इसका प्रमुख कौन था? विषयपति था। और उस दौरान यहाँ पर तंगण, ऐशाल, अंतरांग, कार्तिकेयपुर और मायापुर हाट जैसे विषय थे, यानी आपका डिस्ट्रिक्ट्स थे। प्रशासन की न्यूनतम इकाई, जो सबसे छोटी इकाई थी, उसको क्या कहा जाता था? विलेज कहा जाता था, यानी आपका पल्लिका कहा जाता था। और इस पल्लिका का प्रमुख कौन था? ग्रामपति, महत्तर या फिर महत्तम हुआ करता था। ये आपका इसका चार्ट का एक समरी हो गई। अब इस चार्ट के बाद अगर मैं आगे आता हूं तो डेफिनेटली अब हमें ये पता कैसे चला? बच्चों, आपको मैंने मैक्सिमम जो डिस्क्रिप्शंस बताए, मैक्सिमम जो डिस्क्रिप्शंस बताए, वो बताए थे पांडुकेश्वर, है ना। आपने देखा होगा कि भूदेव था, ललित शूरदेव था, है ना, सुभिक्ष राजदेव था, इन सब के डिस्क्रिप्शंस मिले।
लेकिन हमें जो की इंस्क्रिप्शन मिला है वो ललित सूर्यदेव का मिला है। कहां से? पांडुकेश्वर से। 2 इंस्क्रिप्शन पांडुकेश्वर से बड़े इंपॉर्टेंट मिले, उसके कंडारा से भी मिला था, लेकिन पांडुकेश्वर के मैक्सिमम इंस्क्रिप्शन है जो बेसिकली हमें इस एम्पायर के बारे में बता रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना, ये मैंने आपको बता दिया कि मौर्यंस और गुप्तास के एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो किया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, जो नई चीज आएगी ये आएगी कि ठीक है भाई, हमने कहा कि इनके पास क्या थी? आपका मंत्री परिषद थी। मैंने क्या कहा? मंत्री परिषद थी। अब इस मंत्री परिषद को क्या नाम दिया इन्होंने? एक नाम आता है अधिष्ठान। क्या नाम आता है? अधिष्ठान। यहां पे लिखा भी होगा, लो ये लो, अधिष्ठान। अधिष्ठान यानी कत्यूरी अंपायर में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, जिसको मंत्री परिषद कहते थे, उसको क्या नाम दिया गया था? अधिष्ठान। और इस अधिष्ठान में टोटल जो आपका मिनिस्टर्स हुआ करते थे वो कितने थे? 18।